जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस के बारे में डिस्कशन शुरू की थी। अमाइंस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने उनकी प्रिपरेशंस पढ़ी थी, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइंस। लोअर मेंबर्स कलरलेस गैसेस हैं, ठीक है। अमाइंस में लोअर मेंबर्स कलरलेस गैसेस होती हैं, हायर मेंबर्स लिक्विड्स, और उससे हायर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस, इनमें अमोनिकल ऑर्डर होती है, और जब ये हायर मेंबर्स की तरफ हम जाते हैं तो ये ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अमाइंस पोलर कंपाउंड्स हैं और ये इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए ये हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमाइंस। अमाइंस की स्टीरियो केमिस्ट्री, जैसे कि आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, एनहांसोमर्स। इसी तरह के जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, अमाइंस हैं, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाते हैं, ठीक है। इनकी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ अगर तीनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तो इनमें ऑप्टिकली इन्वर्जन्स होती रहती हैं, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर सुपर नॉन इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा सकते हैं, अमाइंस भी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस विद मैकेनिज्म। फर्स्ट, बेसिक करेक्टर। अमाइंस बेसिक करेक्टर रखती हैं, इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अमाइंस के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है जो कि नाइट्रोजन पर मौजूद है, इसलिए अमाइंस जो हैं वो बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन देती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अमाइंस बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमाइंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ अमाइंस को रिएक्ट करवाया जाए तो इनके साथ रिएक्ट करने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं। पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से जब हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी हाइड्रोक्सल आयन की रिलीज होने से हम कह सकते हैं कि अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये एक्सप्लेन करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिक नेचर को। जी, उसके बाद नंबर 2, अल्काइलेशन, यानी अगर आपने बेंजीन अमाइंस के साथ अल्काइल ग्रुप को अटैच करना है, प्राइमरी अमाइन है तो वो सेकेंडरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन में, और टर्शरी जो है वो क्वाटरनरी अमाइन अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम RX यानी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यह है अल्काइलेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन RCO, इस RCO को एसाइलेशन कहते हैं। अगर RCO बॉन्ड किसी भी ये जो ग्रुप है RCO, ये किसी कंपाउंड में ऐड अप हो जाए तो इसे हम एसाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। इस एसाइलेशन प्रोसेस के लिए हम एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड RCOCl, इसको हम अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन के साथ ये अल्काइल, ये RCO जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, RCO, ठीक है। N अल्काइल अमाइड, एसाइल अमाइड, ठीक है, एसाइल, ये एसाइल ग्रुप है,
ठीक है, RCO एसाइल, सो एसाइल अमाइड आएगा। हाँ अमाइड, अमाइड हो गया ना सर जी। अमाइन हो तो फिर आप उसको एन एसाइल अमाइन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आर प्राइम ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप कह देंगे, एन अल्काइल, और ये जो ग्रुप है RCON, ये अब अमाइड ग्रुप बन गया है। ठीक है, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक तरफ नाइट्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको हम अमाइड्स पढ़ते हैं, अमाइड। तो ये है अमाइड की फॉर्मेशन। ठीक हो गया। इस तरह प्राइमरी अमाइन के साथ एन अल्काइल अमाइड और सेकेंडरी अमाइन के साथ एन एंड डाई अल्काइल अमाइड बनेगा। टर्शरी अमाइंस के पास हाइड्रोजन नहीं होता जिसको वो रिप्लेस करके RCO ग्रुप को अटैच कर सके, इसलिए एसाइलेशन रिएक्शन टर्शरी अमाइंस नहीं देते। ठीक है, इस तरह बेंजोइल क्लोराइड यानी बेंजोइल क्लोराइड का एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एरोमेटिक अमाइंस भी ये रिएक्शन देते हैं, एन फिनाइल बेंजीन बेंजीन अमाइड बनेगा, बेंजामाइड। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इस कार्बन पे ये लोन पेयर अटैक करेगा। जब लोन पेयर और कार्बन की बॉन्डिंग बनेगी तो कार्बन अपना क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देता है, Cl नेगेटिव रिलीज होगा। अब इस अमाइन के पास, जिस सेकेंडरी अमाइन है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास जो हमने एनिलीन हमने चूज़ की है, ठीक है, RNH, उस सेकेंडरी अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये एज अ लोन पेयर ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म फुलफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड को। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सल्फोनाइल क्लोराइड्स जैसे कि ये जैसे दिया हुआ है पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैरा पोजीशन पे, टोलुइन के पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप दिया हुआ है, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। सो सल्फोनाइल क्लोराइड के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस इनके साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फोनामाइड बनाते हैं। सल्फोनामाइड जैसे ये रिएक्शन है पैराटोलुइन विद इथाइलामाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेंगे और ये नाइट्रोजन इसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा, SO2 NH CH2CH3, ये इसके साथ Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। एन यहाँ पे टोलुइन है ना, CH3 भी आएगा। ठीक है, टोलुइन है तो पैरा पोजीशन पे, टोलुइन के पैरा पोजीशन पे ये CH3 वैसे का वैसे ही रहता है वहाँ पे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अमाइंस। ठीक है, हमने अमाइंस की क्लासिफिकेशंस, आगे चल के ये क्वेश्चन भी आएगा कि अमाइंस को आप क्लासीफाई करें, ठीक है, उनको सेपरेट करें। तो सेपरेशन के लिए हम अमाइंस की सेपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2, नाइट्रस एसिड NaNO2, इसके साथ रिएक्शन करने पर ये डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। HCl NaNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड क्या है, NaNO2 और HCl का मिक्सचर होता है। NaNO2 और HCl का मिक्सचर को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो नाइट्रस एसिड को जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, N2Cl लग जाता है यहाँ। सेकेंडरी अमाइंस एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन यानी कि नाइट्रोजन के साथ जैसे एक बेंजीन ग्रुप लगी हुई है, इसी तरह दूसरी बेंजीन ग्रुप भी लगी हो तो वो एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। और अगर इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों, सॉरी 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों नाइट्रोजन के साथ,
तो वो होगा सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइन हो, ठीक है, सेकेंडरी एलिफेटिक, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस, ये नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एन नाइट्रोसो अमाइंस बनाते हैं, जो कि येलो ऑयली कंपाउंड्स होते हैं और मिनरल डाइल्यूट एसिड्स के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस डाइएजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं और सेकेंडरी अमाइंस ये इनसॉल्युबल ऑयली कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक तरह से ये भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ठीक, देखें ये अल्काइल डाई अल्काइल अमाइन है, यानी कि हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, उसको हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एन नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन बन जाएगा, ठीक है, ऑयली लेयर बन जा, ऑयली कंपाउंड बनता है ये। अच्छा, जैसे इस तरह से ये देखिए नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रस एसिड के साथ तो ये एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन बन गया, ठीक है, ऑयली कंपाउंड। तो सेकेंडरी अमाइंस ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं। टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस क्या करते हैं, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पर पैरानाइट्रोसो अमीन्स बनते हैं जो कि ग्रीन कलर के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन येलो कलर के ऑयल कंपाउंड बनते हैं और ये ग्रीन कलर के कंपाउंड्स बनते हैं टर्शरी अमाइंस, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में फ़र्क पता चल सकता है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी अमाइन है। तो टर्शरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है 273 केल्विन टेम्परेचर पे, सो पैरानाइट्रोसो एंड डाइमिथाइल एनिलीन बनता है। टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस, टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर सॉल्युबल अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं और इसमें कलर चेंज नहीं होता। तो नाइट्रस एसिड से हम टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस, टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस, इनकी डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, अल्काइल आइसोसाइनाइड इसमें बनाए जाते हैं जब हम प्राइमरी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाश के साथ हीट करते हैं। क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक पोटाश, इसको हम हीट करते हैं प्राइमरी अमाइंस के साथ तो ये कार्बाइल अमाइन बनता है, एन सी और आर, सी और एन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और अल्काइल ग्रुप, सो कार्बाइल अमाइन बनते हैं। ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस नहीं देते। तो अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना हो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में से तो आप ये टेस्ट कार्बाइल अमाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस प्राइमरी अमाइंस को एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर मिलती है, एल्डिहाइड्स के साथ प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की जगह पे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाता है और ये हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनकर यहाँ से चला जाता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस। नंबर 8, एक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, सो प्राइमरी अमाइंस इससे रिएक्ट करते हैं और आइसोथायोसाइनेट बनाते हैं, आइसोथायोसाइनेट,
जिनकी मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होती है, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल रखता है ये कंपाउंड आइसोथायोसाइनेट। एसिडिक नेचर प्रीडोमिनेटली, अगरचा इन प्राइमरी अमाइंस सेकेंडरी अमाइंस की जो नेचर है वो हम जानते हैं कि बेसिक नेचर होती है, लेकिन कुछ इनकी रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो इन अमाइंस की यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस की एसिडिक नेचर को भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये एक एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। इसी तरह 2 डिग्री अमाइंस भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन अपना रिलीज कर देते हैं और R2NMgX कंपाउंड बनता है, जो कि ये शो करता है कि ये एक एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इसके बाद एरोमेटिक अमाइंस में सब्स्टिट्यूशंस। एनिलीन में NH2 ग्रुप यानी कि एक इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, जो कि ये रेजोनेंस के लिए अंदर रिंग की तरफ इस्तेमाल कर सकता है। जब NH2 से लोन पेयर रिंग की तरफ जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी एनिलीन में मौजूद NH2 ग्रुप ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स को, नाइट्रोसो NO2 हो गया, SO3 हो गया, हेलोजन हो गया, इन सब को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है NH2 ग्रुप। इसलिए आपको ऑर्थो और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस मिलते हैं। इसके बाद अगर आप एनिलीन का CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिटाइल क्लोराइड में एसिटाइल ग्रुप CH3CO जो एसिटाइल ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। इसका हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलकर रिलीज हो जाएगा HCl, और ये COCH3 इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है COCH3। एसिटेनोलाइड, ये एसिटेनोलाइड हमें इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, ये जो एसाइलेशन हमने करवाई है, एसाइल ग्रुप अटैच कर दिया है, ये एसाइल ग्रुप अब इस ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट का जो रिएक्शन है उसको स्लो कर देगा। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन पहले तो फौरन से आके 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता था, अब क्या बनेगा, अब सिर्फ एक ही पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और दूसरे मॉलिक्यूल में वो पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होगा। ठीक है, यानी कि अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो चुका है। फिर फर्दर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। ठीक है, और COCH3 ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर लिया जाता है और पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अमाइंस के साथ रिएक्ट करने पर यह नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है। ठीक है, और अगर एनिलीन हो तो उसको आप एसाइलेशन के जरिए पहले प्रोटेक्ट करें, उसको फिर नाइट्रेशन करवाएं, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं एनिलीन को, तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन हासिल होता है। जैसे ये देखें एनिलीन है, इसको पहले आप CH3COCl के साथ रिएक्ट करवा के इसका जो नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नेचर रखता है, और अगर इसकी बेसिक नेचर इस HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो ये ये साल्ट बना देते हैं। ठीक है, ये एसिड ये बेस तो साल्ट बन जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए
हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिटाइनालाइड बना देते हैं इसको। अब एसिटाइनालाइड में HNO3 का रिएक्शन करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप इस पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस NHCOCH3 की जगह पे NH2 बन जाएगा। सल्फोनेशन भी इसी तरह से NH2 ग्रुप के पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप, जी ये जो ग्रुप है सल्फोनिलिक एसिड, ये एक ज्वेटर आयन यानी डाइपोलर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करता है। डाइपोलर आयन, ज्वेटर आयन, वो क्या होता है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर सॉल्ट बनाता है। ये एसिड और बेस, इसमें दोनों ग्रुप मौजूद हैं, एसिडिक ग्रुप भी है SO3H और बेसिक ग्रुप भी है NH2। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स मौजूद होते हैं उसको ज्वेटर आयन या डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी वो अपना H+ आयन एसिडिक ग्रुप में से रिलीज कर देता है और उसका जो बेसिक ग्रुप है वो उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये बन जाता है पॉजिटिव आयन और ये बन जाता है नेगेटिव आयन। तो ये डाइपोलर आयन है जिसको हम ज्वेटर आयन कहते हैं। ठीक है, ये ज्वेटर आयन, डाइपोलर आयन उन मॉलिक्यूल्स में से हासिल होता है जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फर्दर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है HNO2 के साथ एनिलीन डाइथाइल अमाइन और NN डाइमिथाइल एनिलीन, इनके साथ आपने रिएक्शंस करवाने हैं, ये प्रोडक्ट्स हासिल करनी है। एंड दिस वन रिएक्शन इज क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। जो भी आपने ऊपर मेथड्स पढ़े हैं, नाइट्रस एसिड मेथड, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को जब आप रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को HNO2 के साथ, यानी HNO2 यही हमारे पास रिएक्शन होता है, HNO2 जिसे नाइट्रस एसिड कहते हैं, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस दोनों को मिक्स करके रिएक्ट करवाया जाता है। जब ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं तो ये डाइअज़ोनियम साल्ट बना देते हैं। सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑयली येलो कलर का कंपाउंड बना देते हैं। टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस, इसका अगर आप रिएक्शन करवाएं तो ये ग्रीन कलर के पैरा नाइट्रोसो अमाइंस कंपाउंड्स बना देते हैं। टर्शियरी एलिफेटिक अमाइंस जो हैं ये ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, इसमें कलर चेंज नहीं होता। इसके बाद नंबर 2 है हिंसबर्ग्स मेथड। ये अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने का एक अच्छा मेथड है जिसमें ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अमाइन को टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ शेक किया जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस ये मोनो और सेकेंडरी डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स बनाते हैं, जो भी हमने ऊपर रिएक्शन करवाए हैं, वाइल टर्शरी अमाइंस इस तरह का रिएक्शन नहीं देते। नंबर 3 पॉइंट, इस रिएक्शन मिक्सचर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। प्राइमरी अमाइंस जिन्होंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाई है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाया था, वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, जिसको आप फर्दर एसिडिफाई करके अपना अमाइड वापस हासिल कर सकते हैं, इनसॉल्युबल अमाइड हासिल कर सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन जिसने डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाया था, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्म में हासिल किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ एसिड। ठीक, और नंबर
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अमाइन, हाँ जी बेटा, अब आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। ओके, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इस टेस्ट में हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, सॉरी, प्राइमरी अमाइंस को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से डिस्टिंग्विश किया जाता है। यानी ये प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। इस पे हम प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और इससे कार्बाइल अमाइन बनता है RNC, ठीक है। अगर इसमें आपको ऑफेंसिव स्मेल, स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल नोटिस हो RNC की, कार्बाइल अमाइन की, तो ये प्राइमरी अमाइन होगा। अगर RNC की स्मेल यानी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल नोट ना हो, आपके नोटिस ना हो, तो इसका मतलब है वो सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के लिए ज़रूरी है कि वो कार्बाइल अमाइन बनाएगा इस क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर, जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। जी, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है टॉपिक, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ठीक है। अमाइंस की जो बेसिसिटी है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये भी इंक्लूड है। Basicity of amines. What is made by pKb of amine? Discuss the relative basicity of amines. Amines वाटर के साथ रिएक्ट करने पर इसका H+ आयन एक्सेप्ट करती हैं NH3 और ये बन जाता है OH नेगेटिव। क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के आप प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और OH नेगेटिव का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिस भी NH2 से OH नेगेटिव आयंस की तादाद ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब उसकी Kb वैल्यू ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्गर बेस होगी। तो Kb वैल्यू बेसिसिटी कांस्टेंट है एक बेस का, ठीक है। ये Kb वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, बेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पीकेबी वैल्यू की। पीकेबी वैल्यू ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को नोट करने के लिए किया जाता है। पीकेबी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। नेगेटिव में होने की वजह से पीकेबी इनवर्स वैल्यूज के साथ रिलेट किया जाता है बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। पीकेबी वैल्यू जितनी कम होगी, बेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें, पीकेबी वैल्यू इसकी जितनी ज़्यादा केबी वैल्यू उतनी ही कम हो उसकी पीकेबी वैल्यू। ये देखें, मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं अमाइंस की, ठीक है। यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, जो आपने ध्यान देना है जिस पे, वो ये कि प्राइमरी अमाइन, ये देखिए, ये प्राइमरी अमाइन की वैल्यू 3.36। डाई अल्काइल अमाइन यानी कि ये है सेकेंडरी अमाइन की वैल्यू, बेसिक वैल्यू, और ये टर्शियरी अमाइन की 4.2 है। तो प्राइमरी अमाइंस की सबसे, नहीं सॉरी, सेकेंडरी अमाइंस की सबसे कम पीकेबी वैल्यू सबसे कम है, यानी सेकेंडरी अमाइन ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है प्राइमरी अमाइन से, ठीक। और 4.2 वैल्यू के साथ ये सबसे लास्ट पे आता है ट्राई अल्काइल अमाइन, यानी टर्शियरी अमाइंस 3 डिग्री अमाइंस सबसे वीक बेस के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक। ये इनकी वैल्यूज यहाँ पे बता रही हैं।
प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस की पीकेबी वैल्यू से पता चल रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गर बेस सेकेंडरी अमाइन है, फिर प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्गर है, और उससे लास्ट पे फिर टर्शियरी अमाइंस। उसके बाद एनिलीन की वैल्यू दी गई है 9.38, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की तो बहुत ज़्यादा वीक बेसिस होती हैं उनसे भी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये देखिए एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एज कंपेयर टू अमोनिया, ये हमें टेबल बता रहा है। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, ये याद करनी है आप लोगों ने। मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन प्योर एरोमेटिक अमाइंस, ये आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब इन रिलेटिव स्ट्रेंथ की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस बेसिक करैक्टर के पीछे रीज़न क्या है। मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक किसी भी बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो बेस अपना लोन पेयर कितने आसानी से डोनेट कर सकती है, ठीक है। एक बेस कितने आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगी। NH3 में अमोनिया है, तीनों हाइड्रोजन्स हैं अमोनिया के, इसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये बेसिक स्ट्रेंथ रखता है। प्राइमरी अमाइंस में एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए, इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल होगा किसी भी दूसरे आने वाले ग्रुप के लिए, ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइंस की बात करें, दो अल्काइल ग्रुप आ गए, डेफिनेटली नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी इस सेकेंडरी अमाइन का जो लोन पेयर है वो और ज़्यादा अवेलेबल होगा, यानी इस सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो सेकेंडरी अमाइंस की बेसिसिटी प्राइमरी अमाइंस की निस्बत ज़्यादा होती है और प्राइमरी अमाइंस की बेसिसिटी अमोनिया से ज़्यादा होती है। अब टर्शियरी अमाइन में तो तीन अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर इसकी बेसिसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है? इसकी डिक्रीज होने की रीज़न ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। जब हम तीन अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ अटैच करते हैं तो इसका लोन पेयर जो अवेलेबल था एक H+ आयन के लिए, ठीक है, तो अब वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा H+ आयन इस नाइट्रोजन पे, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली H+ आयन अगर इसके साथ अटैच होगा तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है, बल्कि ग्रुप्स की वजह से H+ आयन आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा, अगर अप्रोच करता भी है तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता है इनका, स्टेरिकली अनस्टेबल। तो इस वजह से टर्शियरी अमाइंस जो हैं वो आसानी से अपना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकती, वो लेस बेसिक हैं, ठीक है, टर्शियरी अमाइंस की बेसिसिटी कम होती है। ओके, देन एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक अमाइंस में आप जानते हैं कि एनिलीन एक NH2 जिसका ग्रुप है, ये अंदर इसकी NH2 ग्रुप जो है ये अंदर चला जाता है, ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो अवेलेबल नहीं होगा तो ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न आ गई। दूसरी रीज़न, अगर वो जो लोन पेयर है उसको एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर भी लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये NH3+ आयन बनेगा और इस प्लस आयन के साथ सिर्फ दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये देख, ये एक बेंजीन का ये एक बॉन्ड इधर है और ये दूसरी बार ये सारे बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाते हैं और ये इधर आ जाते हैं, बस सिर्फ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं अगर ये एनिलीन H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम हो गया, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो इसका ये मतलब है कि H+ आयन ये
एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से एनिलीन अपना बहुत ही कम वीकर बेस है। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस। दोनों में से एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी कम होती है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। अमाइंस की जो बेसिसिटी है उनमें सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे इफेक्ट करते हैं। एनिलीन की पीकेबी वैल्यू बताती है 9.387। अगर कोई बेंजीन ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया जाए इस एनिलीन मॉलिक्यूल में, तो पीकेबी वैल्यूज में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इसका मतलब है कि एक एनिलीन की जो बेसिसिटी है उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का एक अच्छा खासा इफेक्ट हो सकता है। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 अगर हम अटैच करते हैं पैरा पोजीशन पे, ठीक है, NH2 ऊपर और उसके पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच हो तो 8.93 वैल्यू होगी, पीकेबी वैल्यू 8.93। वैसे एनिलीन की कितनी होती है 9.38। अब पीकेबी वैल्यू कम हो गई है, पीकेबी वैल्यू कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब है CH3 अगर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा, अगर ये मेटा पोजीशन पे हो तो 9.31 और ऑर्थो पे हो तो 9.6। OCH3 इसकी वैल्यूज दी गई हैं, क्लोरीन है, NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं। अब इसमें जनरल इफेक्ट देखते हैं। जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3, OCH3 और NH2, ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ठीक है। ये बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी बढ़ जाती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि बेसिसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अटैच होने से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लाइक Cl एंड NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं। जब ये अटैच होते हैं तो एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ये जो जिनकी मैंने बात की है Cl और NO2, ये जब ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद होने की वजह से बेसिसिटी को ज्यादा डिक्रीज करते हैं। ये देखिए, ये Cl है, ये पैरा पोजीशन पे है 9.82 वैल्यू के साथ, और ये Cl 11.31 वैल्यू देता है अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे हो। इसका मतलब ये है कि पीकेबी वैल्यू ज्यादा हो गई है। अगर पीकेबी वैल्यू ज्यादा हो गई है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम। तो अगर Cl और NO2 ये ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो ऑर्थो पोजीशन चूंकि NH2 के एनिलीन के जो NH2 है उसके करीब होती है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ हो पाएंगे, ठीक है। NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर उससे ज्यादा विथड्रॉ हो जाएगा अगर ये Cl और NO2 ऑर्थो पोजीशन पर मौजूद हों, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ज्यादा हो जाता है जिससे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ उसकी एनिलीन की ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट को आप रहने दें, ऐसे कंफ्यूज होंगे, जस्ट यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, ये C पॉइंट तक काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो आप जानते हैं इसका NH2 जो है वो अंदर रेजोनेंस में चला जाता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सारे आपके लिए, ठीक है। आपने बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है इन कंपाउंड्स की, अमाइंस की,
ठीक है, अमोनिया है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और टर्शियरी अमाइन है। पोलर सॉल्वेंट पे कैसी होती है, लाइक एथेनॉल या वाटर के अंदर, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे इनकी बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, या गैस में इसमें। तो पोलर सॉल्वेंट में जो बेसिसिटी है वो NH3 के इज लेस देन प्राइमरी अमाइन, इज लेस देन सेकेंडरी अमाइन, इज लेस देन टर्शियरी अमाइन। ठीक, इसकी वजह वही ग्रेटर ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप का जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट की ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ती है और बेसिसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब इफेक्ट तो ये होना चाहिए था, ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर दिस वन शुड बी, ठीक है, शुड इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्शियरी अमाइंस हैं उनकी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल आयन बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो लोन पेयर है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, और अगर अटैच हो भी जाए नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो फिर वो अनस्टेबल आयन बनता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम है, ठीक है। NH3 is less than tertiary amine, is less than secondary, is less than, sorry, is less than primary and is less than secondary amine। तो ये ऑर्डर है बेसिसिटी का, ये ध्यान में रखना है, बेसिसिटी का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर होना चाहिए था लेकिन ये है नहीं, ठीक है। वो आपको मैंने रीजन बता दी हैं, वही रीजन इसमें आती हैं। नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में वहाँ पे अटैचमेंट ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्वेंट को वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पे देख, हमने ये चीज़ नहीं देखनी होती कि टर्शियरी अमाइन में प्रोटॉन आकर एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये ऑर्डर यही रहता है, ठीक है। NH3 इज लेस देन प्राइमरी, इज लेस देन सेकेंडरी अमाइन, इज लेस देन टर्शियरी अमाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज exhaustive methylation of amine and Hoffman elimination. Discuss Hoffman elimination of quaternary ammonium hydroxide। वही रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के साथ 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमाइन, और एंड पे आपका क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड बनता है। इस अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन है जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्शियरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एंड पे क्वाटर्नरी अमाइन अमोनियम हैलाइड बनता है, इसको एल्काइलेशन, ठीक है। और अगर अल्काइल ग्रुप यानी अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल हैलाइड हो, ठीक है, तो इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोला जाता है। फर्दर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट को हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये बनता है क्वाटर्नरी हाइड्रोक्साइड आयन। क्वाटर्नरी हाइड्रोक्साइड, इसको 400 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करवाने से टर्शियरी अमाइन हासिल होता है और एक अल्कीन मिलता है। पर्टिकुलरली जैसे ट्राईमिथाइल इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करवाते हैं और ट्राईमिथाइल अमाइन मिलता है। उसके बाद ये हॉफमैन रिएक्शन था। हॉफमैन रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म देख लें, आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा। ये एक हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयन एक्सेप्ट करता है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो इस हॉफमैन रिएक्शन से, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्कीन्स बनते हैं, ठीक, अल्कीन्स। जैसे यहाँ पे ये देखें, प्राइमरी अमाइन यूज किया, ऑक्सोस्टिव मिथाइलेशन की, ठीक है, ऑक्सोस्टिव मिथाइलेशन यानी कि हमने मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनकी जगह पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप, ठीक, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं। तो पहले एक लगा हुआ है एक साइड पे, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2, ठीक। और फर्दर फिर यहाँ पे आपके पास हैलाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। और जब हम Ag2O और वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं
तो हाइड्रोक्साइड बनता है और फर्दर फिर ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ट्राईमिथाइल अमाइन अलहदा हो जाता है। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ा था, ये अल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अल्कीन्स, और एक अननोन टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक। इसमें टर्शरी अमाइन को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे अमाइन ऑक्साइड मिलता है, जिसको फर्दर हीट करवाने पर एन डाई अल्काइल हाइड्रोक्सल अमाइन हासिल होता है, ठीक, और एक साथ अल्कीन मिलता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है, जैसे ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन है, इसको हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, ये अमाइन ऑक्साइड बना, हीट करवाई तो अल्कीन मिल गया। तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है जी। इथीन की फॉर्मेशन भी हुई हुई है। अच्छा, कोप रिएक्शन के जरिए हम एक टर्शरी अमाइन की अल्काइल ग्रुप्स के बारे में पता लगाते हैं कि कितने अल्काइल ग्रुप्स उसके साथ अटैच हैं। अच्छा, उसके बाद जी, ये वही बेसिसिटी के ऑर्डर के लिहाज से अरेंजमेंट दी गई है। एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, डाइफिनाइल अमाइन, इनको आपने बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के बी वैल्यूज़ हैं, ये फिर वही बेसिसिटी ऑर्डर आपसे पूछा गया है, ठीक है। पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन है, डिफरेंट सब्सटेंट्स देकर आपको पूछा गया है कि आप बताएं किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी कम होगी। तो इसमें से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एनिलीन अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, सॉरी अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एनिलीन से बाय। इस तरह से कोई भी आपसे दो एनिलीन्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि इनकी बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो ये जो इनकी बेसिसिटी है ये इंपॉर्टेंट है। एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन एन मिथाइल एनिलीन। ये सारी बेसिसिटी पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जहाँ तक आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, तो हाँ, ये भी वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। 3 डिग्री अमाइंस हैव ग्रेटर पीकेबी वैल्यूज देन 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन एलिफेटिक अमाइंस। एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। एनिलीन इज वीकर बेस देन इथाइल अमाइन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके उसी बेसिसिटी पे डिपेंडेंट है और आपको ये अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनिलीन की या अमोनिया की अमाइंस की बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।